क्या हाल चाल क्लास 10th। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ मनी एंड क्रेडिट। छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। तो शुरू करते हैं। मनी होता क्या है? मनी एक वो चीज़ है जिससे हमें ना कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं और मनी को कोई मना भी नहीं कर सकता। और मनी सबसे ज़्यादा तो तुम जानते हो पैसा क्या चीज़ होती है। तुम्हें चॉकलेट चाहिए, मम्मी पैसे दे दो। तुम्हें स्कूल पिकनिक के लिए फ़ीस चाहिए, मम्मी पैसे दे दो। तो यही चीज़ है। अब देखो, मनी को हम ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अगर पैसा नहीं होगा तो कोई तुम्हें क्यों ही चॉकलेट देगा, ये भी तो है। ठीक है, अब बात करें, पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि विच इज़ कंसिडर्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तुम बोल देना मनी। इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका इन्वेंशन बहुत पहले हो गया था। तब के टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था कि मेरे पास चावल हैं, किसी और के पास गेहूँ हैं, तो मैं ना उससे गेहूँ ले लूँगा, वो मुझसे चावल ले लेगा। तो यही है कि चीज़ों का एक्सचेंज होता था। इसी को ही हमें ना बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। हिंदी में से वस्तु विनिमय कुछ कहते थे। आई डोंट नो, हिंदी में पढ़ा था मैंने। और लेकिन इसमें भी दिक्कत थी कि डबल कॉन्सिडरेट और वॉट की दिक्कतें आ जाती थी। ये होता क्या है कि सिंपल सी बात है कि मेरे पास आटा है और मुझे गेहूँ चाहिए। दूसरा एक बंदा है जिसके पास गेहूँ है, उसे आटा चाहिए, तो मैं उसे आटा दे दूंगा, वो मुझे गेहूँ दे देगा। तो ये जो चीज़ होती थी ना, उसको डबल कॉन्सिडरेट कहते थे। लेकिन ये होना भी बहुत ही ज़्यादा रेयर था कि मान लो कि मेरे पास आटा है और मुझे गेहूँ चाहिए, दूसरे बंदे के पास गेहूँ है लेकिन उसे आटा नहीं, उसे चाउमीन चाहिए। तो वही बात है। इसलिए फिर आए मनी। मनी पहले राजा लोग अशर्फिया यूज़ करते थे, सोने के सिक्के यूज़ करते थे। लेकिन यही बात थी कि 10 सोने पे तो सिक्के पे तो लिखा है 10 रुपए, लेकिन वो है सोने का, तो कॉस्ट तो उसकी वैसे ही 1000 रुपये से ज़्यादा हो गई होगी। तो यही बात थी कि प्राइस जो लिखे होते थे उससे ज़्यादा का ही होता था वो सिक्का, मतलब। हाँ, तो इसीलिए फिर आए नोट की फॉर्म में मनी। अब देखो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी वही नोट्स वगैरह होते हैं। अब तो डिजिटली लोग मनी यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो हम इस मनी को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? हम क्यों है ना नोट 500 रुपये के नोट को एक्सेप्ट करते हैं? हम खुद से एक नोट बना के दुकानदार को क्यों नहीं दे सकते? देखो भैया, जो 500 रुपये का नोट होता है ना, उस पर लिखा होता है आरबीआई, इश्यू बाय आरबीआई। मतलब जो करेंसी है ना, वो छापती आरबीआई है, वो इश्यू करती गवर्नमेंट है। इसलिए हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। और ये गवर्नमेंट खुद बोलती है कि इस नोट को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और आरबीआई वगैरह इशू करती है, और आरबीआई इशू करती है नोट्स को, करेंसीज को। ठीक है, और कोई और ऑर्गेनाइजेशन है ना नोट्स को छाप नहीं सकती। अगर कोई बंदा नोट्स को छाप रहा है तो फर्जी नोट के चक्कर में उस पर कार्रवाई हो सकती है। फिर बात करें डिपॉजिट विद बैंक्स, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे को सैलरी, मेरी सारी सैलरी मैं घर पे ही रखूँगा। तो हो सकता है ना कि वो सैलरी चोरी हो जाए, या फिर घर में दीमक आ जाए, तो वो सैलरी मतलब ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं अपनी सैलरी को बैंक में जमा कर देता हूँ। इसी को हम बोलते हैं डिपॉजिट विद बैंक। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कैश होता है, या फिर जिस कैश की हमें ज़रूरत नहीं होती, उसको हम क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। मैं अपनी सैलरी बैंक में जमा कर रहा हूँ, जितनी चीज़ चाहिए मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो ये डिमांड डिपॉजिट है कि जब मेरी डिमांड हुई, मैंने अपने डिपॉजिट को निकाल लिया। ठीक है, और इसी के लिए एक चेक की भी फैसिलिटी होती है कि मान लो मुझे अपने पैसे किसी और बंदे को देने हो, तो मैं उससे बैंक से पैसे लूँगा, फिर उसके पास जाऊँगा। इससे बढ़िया मैं चेक लिख दूंगा ना उस बंदे के लिए, जिससे वो बैंक वाला क्या करेगा, डायरेक्ट वो पैसे उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसी को बोलते हैं चेक फैसिलिटी। तुम देख सकते हो प्रेम कुमार का ये चेक है, 57,000 का है। बहुत मस्त है, 57,000। ठीक है, अब देखो, बैंक्स अपना घर कैसे चलाता है? तो इसके लिए बैंक्स क्या करता है कि हमसे डिपॉजिट तो ले लेता है, लेकिन फिर देखो, बैंक का क्या फ़ायदा होगा? वो हम उसके पास अपने पैसे रखवा रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा? वो क्या करेगा, बैंक वही नहीं पैसों को लोन में दे देगा। अब मान लो मैंने बैंक को दे दिया 100 रुपये,
और वो साल का मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है 2% का। अब बैंक क्या करेगा, उसी 100 रुपये को किसी और बंदे को लोन के तौर पे दे देगा, और फिर जो कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट होता है ना लोन देने का, वो 5 से 10% रहता है वीक, मतलब मंथ का 5 से 10% रहता है। तो बस वही पैसे जब है ना बैंक, और फिर 1 साल बाद बैंक जब पैसे देगा तो बस वो मेरे को 2% दे देगा, 102 रुपये देगा। और जो बैंक वो क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, जो लोन वाला बंदा है उससे पैसे लेगा 100 रुपये, जो कि अप्रॉक्स में कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेरी कैलकुलेशन बेकार है, लेकिन 115 रुपये होगा। तो जो उसको बैंक को 12-13 रुपये का इंटरेस्ट मिला ना, उसी से वो अपना घर वगैरह चलाता है। समझे मेरी बात को? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है? ये तुम देख भी सकते हो, इसमें अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक जो है ना अपने पास पैसे रिजर्व भी रखता है 50%, कि मान लो बैंक अगर सारा पैसा है ना लोन वालों को दे देगा, तो मान लो मेरे घर पे कोई दिक्कत आ गई, मैं बैंक के पास गया, मेरे को पैसा नहीं मिला, तो मैं तो फिर हो जाऊँगा, गुस्से में चला जाऊँगा कि मैंने तुम्हें पैसे दिए, मेरे पास अब मुझे ज़रूरत है, तुम पैसे नहीं दे रहे। तो इसलिए 50% जो बैंक है वो अपने पास रखता है, ताकि कोई बंदा पैसे लेने आए तो मैं दे दूँ। याद कर लेना, MCQ में पूछ लेता है। अब बात करते हैं, हाँ देखो डेफिनेशन भी लिखी है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर, यानी कि जो उसने बोरोवर से जो पैसे ले रहा है बैंक से उसको, एंड हु पेड डिपॉजिटर, जो पैसे जमा कर रहा है उससे, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, उसी को ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, जो मैंने तुम्हें समझाया भी है। अब बात करते हैं डिफरेंट क्रेडिट डिफरेंट सिचुएशन। अब देखो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट मतलब कह सकते हैं उधार लेना। बैंक भी ये करता है, वो उधार देता है, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स होते हैं उधार देने के। वो ऐसा है नहीं कि नट्टू कह रहे अरे मेरे को लोन दे दे या क्रेडिट दे दे, कि मेरे को है ना 50 करोड़ का लोन चाहिए, लोन दो, फिर अगले महीने जब पैसे ले रहे आए तो वो बंदा है ही नहीं, और हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो इसीलिए बैंक कुछ स्टेप लेता है किसी को भी लोन देने से पहले। पहला स्टेप ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कि उस बंदे का आधार कार्ड हो गया और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो बैंक को जमा करा दो, ताकि मान लो कल को अगर वो बंदा पैसे नहीं भी, मतलब वो पैसे बंदा नहीं भी दे पा रहा है, तो बैंक कांटेक्ट तो कर पाए उससे। दूसरा होता है कोलेट्रल। अब देखो कोलेट्रल क्या होता है, अरे सिंपल सी बात है, जब आप कोई भी लोन वगैरह लेते हो तो आप कैसे अपनी चीज़ गिरवी रख देते हैं बैंक को। तुमने कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा कि उसने वो हीरो कहता है कि तुमने मेरा घर गिरवी रख दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही टिपिकल स्टोरी। तो इसी को ही बोलते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल ज़रूरी क्यों है, कि मान लो मैंने है ना अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन लिया, और मेरा बिजनेस नहीं चला, बिजनेस ठप हो गया और मैं कर्जे में हूँ, और मैं पैसे नहीं दे पा रहा बैंक को, तो जो मैंने कोलेट्रल लिया है बैंक उसे बेच के फिर अपना कर लेगा काम। इसी को बोलते हैं कोलेट्रल। तीसरा होता है इंटरेस्ट रेट। अब बैंक्स में इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है, क्यों? क्योंकि वही है कि बैंक इंटरेस्ट रेट कम ही लेता है, क्योंकि उसे इकोनॉमिकली है ना डेवलपमेंट में भी काम आना है। RBI खुद बोलता है कि इंटरेस्ट रेट लोगों से कम लो, ताकि देश की डेवलपमेंट हो सके। नहीं तो है ना, जो हम जिस काम के लिए हमने है ना अपना बिजनेस शुरू किया और बैंक से लोन लिया, उसमें से बहुत ज़्यादा पार्ट तो हमारा इंटरेस्ट देने में ही जा रहा है, तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी ना। समझे मेरी बात को? एंड फिर मोड ऑफ रीपेमेंट, कि तुम पैसे चेक से दोगे या वैसे कैसे दोगे। ठीक है, अब देखो क्रेडिट की दो अलग अलग फॉर्म भी होती है। पहला होता है पॉजिटिव फॉर्म एंड दूसरा होता है नेगेटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म जैसे तुम स्टोरी पढ़ोगे इस चैप्टर में सलीम की, कि सलीम एक जूते बनाने वाला है, उसको एक ऑर्डर मिला, तो उसने अपने लैंड ओनर से या फिर कह सकते किससे, किसी ना किसी से लोन लिया था, और जब era उसका ऑर्डर कंप्लीट होगा, पेमेंट मिल गई, उसने लोन दे दिया, और यहाँ पे लोन एक अच्छा रोल अपनाया कि सलीम की भी इनकम हो गई। दूसरी तरफ सपना, जिसने है ना लोन तो लिया था अपनी खेती करने के लिए, लेकिन जब उसका क्रॉप फेलियर हुआ तो फिर वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई, और फिर उसे उसकी वो लोन लेती रही, कर्जे पे कर्जे होते रहे, फिर उसे अपनी जमीन का हिस्सा बेचना पड़ गया। समझे मेरी बात को? तो लोन
दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पहला कि हमारा अमाउंट कितना है और दूसरा है कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान है, अगर कि मान लो अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो हम अपने बैकअप प्लान से अपना लोन भर सकें। ठीक है। तीसरा है टर्म्स ऑफ कंडीशन, मैंने बता ही दिया। मेमोनिक भी याद कर लेना, डोकोमो इंटरनेट ईजी रहता है। डीओ से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, सी से कोलेट्रल, एप से बोर्ड ऑफ रीपेमेंट, आई से इंटरेस्ट रेट। ठीक है। और ये भी मैं बता दिया था, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं बैंक्स में भी, ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब देखो, बैंक्स जो होते हैं ना, बैंक्स हो गए, ये फॉर्मल सेक्टर के पार्ट है, और जो मनी लैंडर्स होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट है। ये कैसे, देखो सिंपल सी बात है, जो बैंक्स होते हैं उनको सुपरवाइज करता है आरबीआई। अब डिफरेंस मैं बता रहा हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स के बीच। देखो, फॉर्मल सेक्टर के एग्जांपल तो ले लो, आरबीआई इसको सुपरवाइज करता है, रिजर्व बैंक, और इस पर इंटरेस्ट रेट होता है, कब क्यों होता है पूछ लेता है पेपर में। तो देखो सिंपल सी बात है, बैंक्स जो होते हैं ना, उनका एक ही मोटिव होता है कि उनके लोन के ज़रिए देश में डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो इसलिए देखो, आरबीआई को कंट्रोल को करता है गवर्नमेंट ही करती है, और इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, ताकि देश की डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो। इसलिए वो चाहते हैं कि लोन, वो इंटरेस्ट रेट सबसे कम से कम हो। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और दूसरी तरफ बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो इसमें मनी लैंडर्स, तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह, दोस्त वगैरह हो गए। तो देखो, इनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। मान लो तुम्हें अपने दोस्त से 100 रुपये लेने हैं, तो उसको थोड़ी ना कोई आरबीआई बोलेगा कि तुम इंटरेस्ट रेट कम करो। ठीक है। और दूसरा होता है, जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है ना, हाई रहता है, क्योंकि देखो मनी लैंडर्स मनी लैंडर्स हो गए, दोस्त वगैरह हो गए, इन्हें देश की डेवलपमेंट से थोड़ा ना मतलब है। ये तुम्हें लोन दे रहे हैं तो ये अपना इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे ताकि इनकी भी इनकम हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को। ठीक है। और अगर कोई बंदा पैसे नहीं भी दे तो ये थोड़ा ज़्यादा ही वायलेंट हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और देखो, देश के लिए इम्पोर्टेंट है कि चीप लोन हर जगह फैलें, इसलिए बैंक्स प्रमोट कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर्स को ग्रो करना, लेकिन यही है, हो ही नहीं पा रहा तब भी, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में ही हैं। ऐसा क्यों है, देखो सिंपल सी बात है, गरीब लोग, बहुत सारे गरीब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते। दूसरा कि गरीब लोगों के पास कोलेट्रल भी नहीं होता ना, कि तुम्हें पता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता है नहीं, तो वो क्या ही गिरवी रखेंगे। तो इसीलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, उन्हें हाई से हाई रेंट, वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये मैंने तुम्हें बता ही चुका है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए हाँ, मेजॉरिटी ऑफ पुअर, और जो रिच अमीर लोग होते हैं उनके पास तो वैसे ही कोलेट्रल वगैरह रहता है, वो पढ़े लिखे होते हैं, तो फॉर्मल सेक्टर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो बैंक्स होती है ना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है। ये क्या होता है कि जो इस ग्रुप में 15-20 मेंबर्स जो होते हैं ना, वो अपनी सैलरी का थोड़ा बहुत पार्ट है ना जमा करते हैं। और सिंपल सी बात है, कमेटी जानते हो, कमेटी वगैरह के बारे में सुना होगा, वो ही होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। कि कुछ सारे बंदे अपने पैसे जमा करते हैं, और वो बंदे जान पहचान के रहते हैं, और जब किसी बंदे को नीड होती है तो बंदे अपने जो उन्होंने पैसे जमा करे हैं ना, उसमें से उस बंदे को पैसे दे देते हैं। इसमें कोलेट्रल वगैरह भी नहीं लगता, और डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बंदा जान पहचान का ही रहता है। और फिर इसी में बैंक भी उन्हें सपोर्ट करता है, बैंक भी उन्हें लोन वगैरह देता है। एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, मोहम्मद यूनुस ने। और इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती है एसएचजी ग्रुप में, कि फीमेल्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इसी बहाने बाहर जाएं, दुनिया को देखें। दूसरा कि इसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में भी बात होती है, हमेशा पैसा पैसा थोड़ा करना है, लोग पॉलिटिकल दंगों के बारे में बात करते हैं। और कह सकते हैं कि यही है कि ये देश की डेवलपमेंट को भी ग्रो करता है। समझ पा रहे हो।
तो यही था मेरा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर। आई होप तुम्हें चैप्टर समझ में आया होगा। ये तो 15 मिनट में ख़त्म हो गया, ठीक है। तुम जानते हो मैं एसएसटी 15 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। आई नो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओहो, बंद नहीं हुआ क्या?